हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी राजन सीरीज। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये पेपर है सिक्स्थ पेपर, हिंदी का सिक्स्थ पेपर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो महादेवी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? एक तो यामा है, दीपशिखा है, नीरजा है और निहार है और गिल्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग होते हैं? तो बीजक काव्य संग्रह के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? साखी, शबद और रामायणी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कोई भी चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो ये बिल्ली छत से अलग हुई। वृक्ष से पत्ते गिरे, जो चीज़ें अलगाव होता है जिसमें, तो उसे कहते हैं अपादान कारक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, इसके लिए एक शब्द बताएं। तो एक शब्द है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला या जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, जिसको जीता ना जा सके। जिसको जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आंसर क्या होगा? अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? ये इन सभी में क्या लगा है? हलंत लगा हुआ है। का, खा, गा, घा और हा कंठ ध्वनियाँ हैं। यहाँ से देखते हैं कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ क्या होगा? का, खा, गा, घा और हा कंठ ध्वनियाँ हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए 2 शब्द बनाइए। तो यहाँ से देखते हैं, एक तो हार में प्रा जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्रहार। और दूसरा हार में उप जोड़ दिया तो क्या हो गया? उपहार। देखिए यहाँ से उपहार हो गया, इसमें प्रा जोड़ दिया तो प्रहार हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हित मनोहरी चा दुर्लभम वचा सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। ये चीज़ें ज़रूर देख लीजिए क्योंकि हिंदी में आधी तो संस्कृत भरी हुई है, तो ये थोड़ा बहुत देख लो ध्यान से कि हित मनोहरी फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी में आधी संस्कृत भरी हुई है। हित मनोहरी चा दुर्लभम वचा सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका है हितकर, प्रियवचन, दुर्लभ। हितकर, प्रियवचन और दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं 3-4 विधाओं के नाम लिखिए अथवा हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ से देखते हैं कि हिंदी गद्य की 3 या 4 विधाओं के नाम हैं। पहला नाम क्या है? नाटक, एकांकी, निबंध और कहानी। ये क्या है? हिंदी गद्य की विधाएं, नाटक, एकांकी, निबंध और कहानी। नदी एवं आकाश शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ से देखते हैं कि नदी का पर्यायवाची शब्द, नदी को क्या कह सकते हैं? सरिता। नदी क्या कह सकते हैं? सरिता, तटनी, तरंगिनी। सरिता, तटनी, तरंगिनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अगला, आकाश। आकाश को और क्या क्या बोल सकते हैं? आकाश को नभ भी बोल सकते हैं, गगन भी बोल सकते हैं और अंबर भी बोल सकते हैं। यानी कि आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, नभ, गगन, अंबर। और नदी के पर्यायवाची सरिता, तटनी, तरंगिनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। ये जरूर याद कर लीजिए। विद्यम बहुविद्या भवन्ति, विद्या विनयम ददाति। विद्या बहुविद्या भवन्ति, विद्या विनय ददाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन पठन के उद्देश्य क्या हैं? यहाँ से देखते हैं। तो मौन पठन का उद्देश्य द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना तथा छात्रों की बोध शक्ति को विकसित करना। मौन पठन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? पहला तो मौन पठन का उद्देश्य है कि द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना तथा छात्रों की बोध शक्ति विकसित करना। बोध शक्ति यानी कि याद करने की शक्ति को विकसित करना। विद्या धर्मेण शोभते सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्या धर्मेण शोभते सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो विद्या धर्म से सुशोभित होती है। विद्या धर्मेण शोभते सुक्ति का हिंदी में अर्थ क्या है? कि विद्या धर्म से सुशोभित होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वानरा फलानी खादंती का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो वानरा फलानी खादंती यानी कि बंदर, बानर को क्या कहते हैं? बंदर। और खदंती माने खाना, तो बंदर फल खाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की किन्हीं हिंदी में अर्थ लिखिए। जैसे कि ये तड़ाग का हिंदी में अर्थ लिखिए। संस्कृत शब्द है, नृप संस्कृत शब्द है, तड़ागा, नृपः, इनकी किस में लिखनी है? हिंदी में। तो जो तड़ागा है इसे क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं तालाब। और राजा को नृप, नृपः को क्या कहते हैं? राजा। संस्कृत में राजा को नृपः कहते हैं और तालाब को तड़ाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16,
प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। हलंत के प्रयोग से बड़े अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है? अगर हमने यहाँ पर हा बना दिया, ठीक है, एक सेकेंड, अगर हमने यहाँ पर हा हल बना दिया, ठीक है, अगर इसमें हलंत लगा दिया तो ये आधा हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे का कबूतर बना दिया, अगर इसमें हमने हलंत लगा दिया तो ये आधा हो जाएगा, अगर हलंत हटा दिया तो पूरा हो जाएगा। तो हलंत का हमने प्रयोग किया तो शब्द कैसा हो गया? आधा। तो हलंत के प्रयोग से बड़े अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है? तो क्या होता है? आधा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ में हलंत लगा हुआ है। माँ में माँ वर्ण, जो माँ है ये माँ हलंत वाला है। माँ में माँ वर्ण अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा? ये किस रूप में पाया जा रहा है? तो ये आधे रूप में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग है? तो वंश अंश ये शब्द में किसका है? अगर एक बिंदी रखी है तो इसे कहते हैं अनुस्वार, अगर चंद्र बिंदी रखी है तो उसे अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो इसमें सब में देखो अंक की बिंदी रखी है तो ये क्या हुआ? अनुस्वार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। समाचार पत्रों को विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं? ये जो समाचार पत्र हमारे यहाँ आ जाते हैं सुबह सुबह, तो उसमें क्या होता है? ये चीज़ हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि विभिन्न स्तंभ, कब हुई घटना, कहाँ हुई, कैसे हुई और किसके द्वारा। तो यही तो है समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ कौन कौन से हैं? कि समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ हैं कि घटना कब हुई, कहाँ हुई और किसके द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम या चरण कमल बंधो हरिराई। चरण कमल बंधो हरिराई या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो उपमा अलंकार यहाँ से देखिए, जहाँ उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता करें या तो फिर तुलना करें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या करें? या तो समानता करें या तो फिर तुलना करें। समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, इसका उदाहरण है कि पीपर पात सरस मंडोला। इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। पीपल पात सरस मंडोला कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब यहाँ से देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं, थोड़ा किताबी भाषा में देखते हैं यहाँ पे, कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतपु प्रिय पर बात। ये तो हो गई बुक वाली डेफिनेशन कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब थोड़ा हम लोग व्यवहारिक भाषा देखते हैं। जिस भी अलंकार में मनु मानव, यहाँ से देखिए मनु मानव, ये मानव लगा है, मनु मानव जनु जानव, मनु मानव जनु जानव लगा होता है, जनु या जानव, तो कौन से अलंकार होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। इनकी ये पहचान है। कोई भी अलंकार होगा उसमें मनु मानव जनु जानव ये मिलेगा। जैसे इसमें क्या है? मानव मिला है। सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतपो पर्यो प्रभात। तो ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे पता चला? क्योंकि उसमें जो उदाहरण होंगे उसमें मनव का प्रयोग होगा, जनु का होगा, जनव का होगा, मनु मानव जनु जानव का उपयोग होगा, तो वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द बताइए। यहाँ से देखते हैं कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द कौन कौन से हैं। पहला देखिए, वाद में अगर हमने प्रति लगा दिया तो क्या हो गया? प्रतिवाद। क्रिया में अगर हमने प्रति लगा दिया तो क्या हो गया? प्रतिक्रिया। एक में अगर हमने प्रति लगा दिया तो क्या हो गया? प्रत्येक। एक में अगर हमने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्रतीक। वाद में अगर प्रति उपसर्ग जोड़ा तो प्रतिवाद, और क्रिया में अगर प्रति उपसर्ग जोड़ा तो प्रतिक्रिया, और एक में उपसर्ग जोड़ा तो, अगर एक में प्रति उपसर्ग जोड़ा तो प्रत्येक, और एक में प्रति उपसर्ग जोड़ा तो प्रतीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अभी ऊपर देखो हमने, यहाँ से देखते हैं कि अभी ऊपर देखो हमने किसे जोड़ा था? ऊपर हमने प्रति जोड़ा था। ऊपर हमने सभी में क्या जोड़ा है? प्रति उपसर्ग जोड़ा है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये दूसरा है कि सु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। वहाँ पर प्रति लगाना था उपसर्ग में और यहाँ पर सु। अब देखो यहाँ से सु प्लस मार्ग
इज इक्वल टू जो सु प्लस मार्ग, मार्ग में कौन सा उपसर्ग जोड़ा सु तो क्या हो गया सु मार्ग, अवसर में कौन सा उपसर्ग जोड़ा सु तो क्या हो गया सु अवसर, मन में कौन सा उपसर्ग जोड़ा सु तो क्या हो गया सुमन, सुपुत्र, सुमार्ग, सुअवसर और सुमन ये क्या है सारे के सारे शब्द सु उपसर्ग लगाकर बने हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। जो शब्द कुछ जानता हो वाक्यांश, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए तो वो क्या है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो गया। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द सर्वज्ञ, जो सत्य बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द तो वो होगा सत्यवादी या सत्यभाषी। सत्यवादी, तो सत्यवादी कौन थे, सत्यवादी थे हरिश्चंद्र जो सत्य बोलते थे, तो जो सत्य बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द सत्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतस्य राजा हिमालय अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए तो पर्वत का राजा हिमालय है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, पर्वत का राजा हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक समानार्थी शब्द लिखिए। एक तो खग का समानार्थी शब्द लिखना है और दूसरा धरती का। तो खग को क्या कहते हैं, खग को पक्षी भी कह देते हैं और धरती को धरा भू, धरती को भू भी कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं और पक्षी को खग या पक्षी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सरोरु शब्द का अर्थ क्या है, सरोरु शब्द का क्या अर्थ है, तो सरोरु शब्द का अर्थ है कमल की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, तो तुलसीदास जी के गुरु थे नरसिंह दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो अब अभी ऊपर क्या था, हिंदी गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए, तो नाटक, एकांकी। अब इसमें क्या है, 2 विधाएं हैं, तो नाटक, कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन का रूप लिखिए, तो वो क्या है, नदिव्या। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यही था 33। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।